हेलो नमस्कार। सरकारी कला महाविद्यालय भाणवड डिस्ट्रिक्ट देवभूमि द्वारका गुजरात सेमेस्टर 3 भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जूनागढ़ के छात्रों के लिए वैसे तो छायावाद की विशेषताएं, यह जो लेक्चर है, यह जो व्याख्यान है, वो किसी को भी उपयोगी हो सकता है। हिंदी साहित्य को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं या हिंदी साहित्य में जो रुचि रखते हैं, उन सब के लिए ये लेक्चर जो है वो उपयोगी साबित हो सकता है। तो मैं प्रोफेसर आर एस राठौड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए अब हम देखते हैं छायावाद की कुछ विशेषताएं। किंतु इससे पहले मैंने पहले भी बात की है कि छायावाद क्या था। तो छायावाद था स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, किसी ने कहा है। छायावाद को प्रकृति प्रेम की कविता किसी ने कहा है। यानी कि द्विवेदी युग में जो इतिवृत्तात्मकता बढ़ गई थी, उसको उसके विरोध में, यानी कि उसके विद्रोह के रूप में, उस स्थूलता के विद्रोह के रूप में एक सूक्ष्मता का विद्रोह, यानी कि वह छायावाद है। द्विवेदी युग में जो उपदेशात्मकता की बात बढ़ गई थी, कोरी उपदेशात्मकता दी जाती थी, वर्णन बढ़ गए थे, ऐसे में एक स्वानुभूति की कविता की आवश्यकता थी, जिसमें कुछ भावनाएं हो, कवि की अपनी भावनाएं हो, इस प्रकार की कविता की आवश्यकता बन गई थी। ऐसे में प्रकृति और प्रेम को आधार बनाकर 1918 के आसपास एक नया वाद का उद्भव हुआ, जिसे छायावाद कहा जाता है। छायावाद के मूल आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। आइए अब हम देखते हैं उसकी विशेषताएं क्या क्या है। छायावाद की प्रवृत्ति की हम बात करें तो सबसे पहली प्रवृत्ति उसकी है वैयक्तिकता। वैयक्तिकता मतलब कि यहाँ पर जो है वो पहले कविता जो थी वो समाज से जुड़ी हुई थी, समाज के विविध बातों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रही थी, समाज को उपदेश देने वाली कविताएं थी। अब जो है वो कविता जो है उसमें वैयक्तिकता आने लगी, स्वानुभूति आने लगी। तो ये जो छायावादी काव्य में वैयक्तिकता का जो प्राधान्य है, वैयक्तिक चिंतन और उसकी अनुभूति जो है इसमें होने लगी है। क्योंकि अभी तक क्या था कि कवि जो है वो केवल वर्णन करते थे, दूसरों के वर्णन करते थे, अपनी खुद की अनुभूति को नहीं व्यक्त करते थे। इसीलिए इस काव्य में जो है जीवन के सुख दुख, उसके उतार चढ़ाव, उसकी आशा निराशा की खुलकर अभिव्यक्ति हुई है। समग्र वस्तु जगत जो है वो अपनी भावनाओं में रंग कर देखा है। जो प्रसाद जी हो, सुमित्रानंदन पंत हो या दूसरे कवि हो, सभी ने, इन कवियों ने अपनी जो वैयक्तिक भावनाएं हैं, खुद के जो सुख और दुख की बातें हैं, अपना जो दर्द है, वो सब इस कविताओं में व्यक्त किया है। इसीलिए इसमें वैयक्तिकता की प्रवृत्ति जो है वो हम देख सकते हैं। ठीक है। निराला जी कहते हैं कि मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, जट उमड़ वेदना आई। यानी कि स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत सुख दुख की अपेक्षा अपने से अन्य के सुख दुख की अनुभूति ने ही नए कवियों के भाव और प्रणव को, कल्पनाशील हृदय को स्वच्छता की ओर प्रवृत्त किया है। खुद की बात की है, खुद के माध्यम से दूसरों की बात की है। यानी कि अभी तक जो कविता जो थी वो समाज की बात कर रही थी, यानी कि समष्टि की बात कर रही थी। वह कविता अब भीतर से अपनी बात कर रही है, अपने सुख दुख की बात कर रही है, दूसरों के सुख दुख को वो अपना सुख दुख समझकर बात कर रही है। ठीक है। दूसरी प्रवृत्ति है प्रकृति सौंदर्य और प्रेम की व्यंजना। छायावादी कवियों का मन जो है वो प्रकृति चित्रण में खूब रमा है।
क्योंकि इसकी शुरुआत ही प्रकृति चित्रण से होती है। प्रकृति और प्रेम जो है, ये सौंदर्य जो है, ये इसकी मूल प्रवृत्ति है। इसमें कवियों ने प्रकृति को का आधार बनाया है, प्रकृति का मानवीकरण किया है, प्रकृति को सजीव रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। प्रकृति जो है वो सौंदर्य और प्रेम की अभिव्यक्ति करने वाली प्रकृति यहाँ पर दिखाई देती है। जिस प्रकार से जुही की कली कविता थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ये कविता भी इसी बात को व्यक्त कर रही है। यहाँ पर प्रकृति अनेक रूपों में व्यक्त हुई है। यहाँ पर प्रकृति सौंदर्य के रूप में व्यक्त हुई है, कहीं उद्दीपन के रूप में व्यक्त हुई है, उसका मानवीकरण हुआ है, आलंकारिक रूप में व्यक्त हुई है। अनेक रूपों में जो प्रकृति है, वो प्रसाद जी हो, पंत जो निराला जी हो, महादेवी वर्मा हो, सभी कवियों ने प्रकृति को इस प्रकार से हमारे सामने जो है वो अभिव्यक्त किया है। जैसे प्रकृति सौंदर्य की अगर हम बात करें तो उसका उदाहरण अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, फूल रहा मृदुल अधखूला अंग, खिला हो जो बीच लीक का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो छायावादी कवियों ने जो अनुभूति व्यक्त की है प्रकृति के माध्यम से, ये जो नील परिधान बीच सुकुमार, ये प्रकृति के माध्यम से नारी के जो सौंदर्य है उसकी बात की है, यानी कि श्रृंगारिकता, उसको भी वो प्रकृति के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। छायावादी कवियों ने निजी अनुभूतियों का व्यक्तिकरण प्रकृति के माध्यम से किया है। जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा जी की कविता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। दुख की बदली, ये जो कवि है वो अपने सुख और दुख सभी को जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से, जिस प्रकार से हमने देखा कि अभिव्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेम की जो अभिव्यंजना है वो भी प्रकृति के माध्यम से, या सौंदर्य की जो वेदना है वो भी यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है। यानी कि इन कवियों ने प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेम की अभिव्यंजना भी यहाँ से की है। श्रृंगारिकता इस कविता की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है। छायावादी कविता में श्रृंगारिकता का भाव है, और मैं ये समझता हूँ कि छायावादी कविता का उद्भव ही श्रृंगारिकता के कारण हुआ है। जिस प्रकार से प्रकृति और श्रृंगारिकता इस कविता के मूल तत्व है। निराला जी जो कविता जो थी जुही की गली, जब वो पहली बार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास भेजी गई, तब द्विवेदी जी ने यह कहकर मना कर दिया था कि इसमें तो प्रेम और श्रृंगारिकता की बात है, देश इस समय इस श्रृंगारिकता की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से इस कविता को नहीं छापा था। किंतु ये श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति जो है, जिससे मानव समाज जो है वो हमेशा पहले से जुड़ा हुआ रहता है, ये भीतर श्रृंगारिकता मनुष्य के जीवन में हमेशा रहती है। तो इस प्रवृत्ति को इन्होंने प्रकृति के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। किंतु यहाँ पर जो है छायावादी कविता में जो ये प्रधानता है वह श्रृंगारिकता रीतिकालीन युग में जो स्थूल एवं इंद्रिय श्रृंगार से भिन्न है। यानी कि जो शारीरिक उपांगों का जो वर्णन हो रहा था रीतिकाल में, इससे ये थोड़ा ऊपर है, ये भिन्न है। ये जो श्रृंगार भावना है वह मानसिक है। दो रूपों में यहाँ पर यह श्रृंगार भावना अभिव्यक्त हुई है, नारी के सौंदर्य के चित्रण द्वारा और प्रकृति पर नारी भावना के आरोप के माध्यम से। जिस प्रकार से हमने देखा आगे कि नील परिधान सुकुमार, फूल रहा मृदुल अधखूला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो ये जो है वो एक नारी जो है उसका जो वर्णन कर रहे हैं कवि, किंतु उसके अंगों का वर्णन कर रहे हैं, किंतु वो भी प्रकृति के माध्यम से कर रहे हैं, आरोप कर रहे हैं। तो पंत और प्रसाद जी ने की जो कल्पनाएं है, उस कल्पनाओं के माध्यम से नारी का सौंदर्य जो है और भी सुंदर हो चुका है। तो यहाँ पर श्रृंगारिकता की जो भावना है वो कविताओं में खूबी व्यक्त हुई है। उसके उदाहरण अगर हम देखें तो
जिस प्रकार से मैंने बताया आपको, नील परिधान बीच सुकुमार, तो ये नील जो है, नीला कलर रंग जो है वो बादलों का है। जिस प्रकार से नीले परिधान के बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखूला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जिस प्रकार से किसी नारी के स्तन जो है वो दिख रहे हैं और वो बादलों की जो नील रंग के जो बादल है उसके परिधान में जो है वह है, और ये उसका जो अंग है वो दिख रहा है जिस प्रकार से बिजली का फूल खिल रहा हो। एक प्रकार से ये प्राकृतिक वर्णन यहाँ पर और श्रृंगारिकता का वर्णन हमें मिलता है। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, श्रृंगारिकता की बातें हैं, इस बातों को छायावादी कवियों ने अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो श्रृंगारिकता है हमारे सामने अभिव्यक्त होती है। इनके प्रेम चित्रण जो होते हैं उसमें कोई लुकाव छिपा नहीं होता है, इसमें कवि की वैयक्तिकता है। किंतु इनकी जो प्रणय गाथा जो है वो दुख, निराशा तथा असफलता में देखी जा सकती है, क्योंकि मिलन की अनुभूतियों की अपेक्षा उनका जो वर्णन है, श्रृंगारिकता का वर्णन जो है वो विरह में ज्यादा, विरह की अनुभूतियों में अभिव्यक्त करने में ज्यादा रमा है उनका मन, क्योंकि इस दिशा में उनको सफलता भी मिली है। जिस प्रकार से महादेवी वर्मा जी है तो उन्होंने अपनी जो कविताएं है वो अज्ञात प्रियतम को लेकर लिखी है, जो प्रियतम इस सृष्टि में नहीं, किंतु वो दिखते नहीं है, अज्ञात है, किंतु कण कण में व्याप्त है। इसलिए वो कहते हैं कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। इस प्रकार की श्रृंगारिकता इस कविताओं में हमें देखने को मिलती है। रहस्यानुभूति, यानी कि जिस प्रकार से हमने पहले भी बताया कि इन कवियों ने अपनी जो प्रेम जो है उसकी अभिव्यक्ति अज्ञात प्रियतम को लेकर की है, जो प्रियतम यहाँ पर नहीं है। साथ साथ इसमें रहस्यवाद, यानी कि कुछ ऐसी बात जानने की उत्कंठता कवि में रहती है कि ये सारा जो संसार है, सारी सृष्टि जो है वो कौन चला रहा है। इसीलिए छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति एक विशेष आकर्षण दिखाई दिया है। पंत जी हो, महादेवी वर्मा जी हो, तो उनकी कविताओं में तो खास ये बात दिखती है। वह प्रकृति के जो प्रत्येक पदार्थ में इस सत्ता के दर्शन करते हैं। जिस प्रकार से हमारा सभी दर्शनों में है कि प्रकृति के कण कण में, संसार के कण कण में जो है एक सत्ता जो है, अज्ञात सत्ता जो है वो विराजमान है, ये हम जानते हैं। तो इस बात को इस कवियों ने कविताओं में अभिव्यक्त किया है। उसका अनंत के प्रति प्रमुख रूप से विस्मय तथा जिज्ञासा का भाव है, लेकिन उनका रहस्य जिज्ञासामूलक है। उसे कबीर और दादू के रहस्यवाद की समकक्ष खड़ा नहीं किया जा सकता। निराला के तत्व ज्ञान के कारण तो पंत प्राकृतिक सौंदर्य से रहस्योन्मुख हो गए। प्रेम और वेदना ने महादेवी को रहस्योन्मुख किया तो प्रसाद ने उस परम सत्ता को अपने बाहर से देखा। प्रसाद जी भी कहते हैं, जिस प्रकार से वो जब निराशा में होते हैं तब कहते हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनीर। तो इस प्रकार से पंत जी है वो भी ये कहते हैं कि प्रथम रश्मि का आना रंगीणी तूने कैसे पहचाना। तो ये जो सुबह हो रही है इसमें जो पक्षी जो है वो बोल रहे हैं, तो उसे कभी कह रहे हैं कि सुबह का होना रंगीणी तूने कैसे पहचाना, तुझे कैसे पता चल जाता है। तो ये एक रहस्य है। कवि के मन में यह प्रश्न हमेशा रहता है कि हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। प्रसाद जी कहते हैं। प्रश्न कवि अपनी कविताओं के माध्यम से उस तत्व को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अनंत रमणीय कौन हो तुम, इतनी बड़ी संसार, इतने बड़े संसार को, सृष्टि को किस प्रकार से चला रहे हो।
तो ये जो प्रश्न है ये कवि के मन में उद्भव होते हैं, इसलिए ये रहस्यानुभूति की वर्णन जो है उस कविताओं में व्यक्त होते हैं। प्रिय चिरंतन है सजनी क्षण क्षण नवीन सुहागिनी में तुम मुझ में फिर परिचय क्या। महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि अब मुझे परिचय ही क्या देना है, तू मुझ में है, हमेशा मेरे साथ है। प्रथम रश्मि का आना रंगीनी तूने कैसे पहचाना। ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो बातें हैं वो ये हम देखते हैं ये सारी जो बातें हो रहस्य अनुभूति की बात करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि रहस्य अनुभूति भी इस कविता का एक तत्व यानी कि इस कविता की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, विशेषता है। नेक्स्ट है वेदना और करुणा की अभिव्यक्ति वृत्ति, यानी कि इस कविताओं में हमने देखा कि छायावादी कवि जो है इन्होंने अपनी कविताओं में अपनी स्वानुभूति की अभिव्यक्ति की है। वह वेदना, वह दुख, करुणा, उन सभी की अभिव्यक्ति की है। तो छायावादी कविता में वेदना की अभिव्यक्ति जो है वो करुणा और निराशा के रूप में हुई है। जिस प्रकार से हमने देखा कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, अपने को दीपक की तरह जलाना चाहती है महादेवी वर्मा, करुणा की अभिव्यक्ति, विरह की अभिव्यक्ति है, क्योंकि उनका जो प्रियतम है वो तो इस जगत का नहीं है, अज्ञात है, इसलिए उनका मिलन संभव नहीं है। वहीं प्रसाद जी जिस प्रकार से हमने देखा कि वो कहते हैं कि ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, मुझे बुलावा देकर इस संसार से दूर ले जाओ। तो ये जो करुणा और निराशा के रूप में अभिव्यक्ति हुई है, हर्ष शोक हास रुदन जन्म मरण विरह मिलन आदि से उत्पन्न विशेषता और विषमताओं से घिरे हुए मानव जीवन को देखकर कवि के हृदय में वेदना और करुणा उमड़ जाती है। जो संसारिक विशेष विषमताएं है, उन विषमताओं के कारण कवि के हृदय में वेदना उत्पन्न होती है, करुणा उत्पन्न होती है, और उसकी अभिव्यक्ति जो है वो कविताओं में हमें देखने को मिलती है। क्योंकि जीवन में मानव मन की आकांक्षा और अभिलाषाओं की असफलता पर कवि हृदय जो है क्रंदन करने लगता है, यानी कि जो अपेक्षाएं है, सांसारिक अपेक्षाएं है, जीवन में जो सपने हैं, जो आकांक्षाएं है वो पूरी नहीं होती है, अभिलाषाएं असफल हो जाती है, तब कवि का हृदय जो है वो विषमताओं से भर जाता है, और विषमताओं से हृदय भर जाता है तब कवि की अभिव्यक्ति जो है उसकी वेदना के रूप में, करुणा के रूप में हमारे सामने अभिव्यक्त होती है। तो ये जो छायावादी कवि जो है वो सौंदर्य प्रेमी होते हैं, किंतु क्षण भंगुरता को देख उनका हृदय जो है वो आकुल हो उठता है। तो इन हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति जो है ये हमारे सामने अभिव्यक्त होती है, चाहे वो विरह की बात हो, सांसारिक निष्ठुरताओं की बात हो, मानवीय दुर्बलताओं की बात हो, या कोई भी बात हो, सभी में कवि की जो वेदना है, यानी कि अपेक्षाएं जब पूर्ण नहीं होती है, कुछ एक टीस से रह जाती है मन में, तब जो कवि जो है वो अपनी अभिव्यक्ति, खुद की अभिव्यक्ति करता है, उसमें वो दुख, वह वेदना, वह करुणा हम अभिव्यक्त होती है। तो छायावादी कविताओं में भी यह विशेषता या प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। जिस प्रकार से इसके उदाहरण को अगर हम देखें तो वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कवि का हृदय जो है वो वियोगी होता है, ऐसा कहते हैं। तो महादेवी कहती है कि महादेवी तो पीड़ा में ही अपने प्रिय को ढूंढती है, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। जीवन जो है वो पीड़ामय है, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं अपने प्रियतम से जो पूर्त नहीं हुई है, या पूर्तता का अभाव जो है, वो प्रियतम अज्ञात है, उससे मिलने का जो दुख है, उनकी अभिव्यक्ति जो है वो करुणा के रूप में, वेदना के रूप में, विरह के रूप में
हमारे सामने जो है अभिव्यक्त होती है। वही पंत कहते हैं कि चिर चिर पूर्ण नहीं कुछ जीवन में, अस्थिर है रूप जगत का मद। इस जीवन में कुछ भी पूर्ण नहीं है, सब कुछ जो है वह अस्थिर है। इस जगत जो है उस जगत में हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, तब जो है दुख और वेदना उत्पन्न होती है। उन वेदनाओं की, उन विरह की, उन अपेक्षाओं की अपूर्तता की अभिव्यक्ति जो है वो छायावादी कविताओं में हमें देखने को मिलती है। नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण है। यहां अभी तक जो नारी का जो वर्णन हो रहा था वो केवल अबला के रूप में हो रहा था, जिस प्रकार से द्विवेदी युग में हमने देखा, या तो उसके केवल इंद्रिय सौंदर्य के रूप में वर्णन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है नारी भावना जो है वो बदल जाती है। रीतिकालीन श्रृंगारिकता से ऊपर उठकर छायावाद में नारी भावना जो है वो वासना पूर्ति से ऊपर उठती है। नारी केवल वासना पूर्ति का साधन नहीं है, किंतु एक नवीन दृष्टिकोण के साथ कवि जो है, छायावादी कवि जो है वो हमारे सामने उपस्थित होते हैं। यहाँ जो है नारी जो है वो प्रेयसी, जीवन सहचरी, माँ आदि विविध रूपों में हमारे सामने अभिव्यक्त होती है। पहले नारी केवल भोग की वस्तु मानी जाती थी, रीतिकालीन युग में हमने देखा था। तो यहाँ पर जो है वो नारी का जो स्थान है वो केवल वासना पूर्ति का साधन नहीं है, उससे ऊपर उठते हैं। उसको प्रेयसी, जीवन सहचरी और माँ के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। किंतु छायावाद में अगर हम देखें तो नारी का रूप जो है, नारी का जो वर्णन जो है वो प्रेयसी के रूप में जाता हुआ है। यह प्रेयसी जो है वो स्थूल नारी नहीं है, किंतु कल्पना लोक की एक सुकुमार देवी है। प्रसाद जी कहते हैं, नारी के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी को श्रद्धा के रूप में प्रसाद जी जो है वो यहाँ पर व्यक्त करते हैं। छायावादी कवि ने युग युग से उपेक्षित नारी जो थी, सदियों की जो कारा से मुक्त करने का स्वर आलापा है, वो कह उठते हैं कि मुक्त करो नारी को युग युग की कारा से बंदीनी नारी को, जो युगों युगों से बंदीनी है, एक प्रकार से मानसिक रूप से बंधन में बंधी हुई है नारी, उसको मुक्त करो। ये विद्रोहात्मक जो भाव है वह नारी के प्रति इन्होंने दिखाया है इनकी कविताओं में। तो कह सकते हैं कि नारी को मानवीय सहृदयता के साथ अंकित किया गया है। पंत जी जो है वो कहते हैं कि देवी माँ सहचरी प्राण। यहाँ पर जो है नारी को बहुत सम्मानजनक स्थान मिला है। देवी माँ सहचरी प्राण। प्रसाद जी ने नारी को आदर श्रद्धा के रूप में देखा है। तो यहाँ पर जो नारी है उसका जो वर्णन है वह केवल वासना पूर्ति से ऊपर उठकर उसको एक प्रेयसी, जीवन सहचरी और माँ आदि रूपों में प्रस्तुत किया गया है। निराज नारी की यथार्थ स्थिति को चित्रित करते हुए कहते हैं, तो विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा कहा है। विधवा होने के बाद जो नारी की सामाजिक स्थिति होती है उसका जो वर्णन है वो इनकी कविताओं में होता है। यहाँ पर फिर इलाहाबाद के पथ पर जो तोड़ती पत्थर कविता है उसमें भी उसका वर्णन होता है। तो जो मजदूरनी का जो चित्र खींचा है उसकी बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तुलसी की जो पत्नी रत्नावली का चित्रण रीतिकालीन नारी विषयक धारणा को तोड़ने वाले रूप में किया है। तो इस प्रकार से नारी भावना जो है वो हमारे सामने अभिव्यक्त होती है छायावादी कविताओं में। एक और विशेषता है देश प्रेम एवं राष्ट्रीय भावना की।
यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि छायावादी कवि जो है वो सौंदर्य, प्रकृति और प्रेम की कविता लिखने वाले कवि है। उनकी कविताओं में ऐसी भावना जो है वो नहीं मिलती है। वैसे भी उनकी कुछ कविताओं को देखकर कई विद्वानों ने उनको पलायनवादी कवि भी कहा है। और काफी लोगों ने ये भी कहा है कि छायावादी कवि जो है वो समाज की समस्याओं से दूर रहे हैं। तो ऐसे देश प्रेम एवं राष्ट्रीय भावना की जो बात है वो भी इस कविताओं में हमें देखने को मिलती है। एक समय छायावादी युग का जो समय है वो राष्ट्रीय आंदोलनों का समय है। तो यहाँ पर जो है हमें देश प्रेम, उसकी भावना जो है यहाँ पर कविताओं में देखने को मिलती है। जागरण की क्रोध में पलने पनपने वाला स्वच्छंदवादी कवि जो है वो राष्ट्र प्रेम की भी बात करता है। केवल प्रकृति या प्रेम की या सौंदर्य की केवल बात नहीं करता है, राष्ट्र प्रेम की भी बात करता है। क्योंकि ये जो समय था, ये देश के आजादी के आंदोलनों का समय था और राष्ट्रीय जागरण उसमें भाग लेना, यानी कि कवि का जो उद्देश्य या कवि का जो उद्देश्य है वह राष्ट्रीय जागरण में अपना जो योगदान है वो देना होता है। तो छायावादी कवियों ने प्रकृति के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, धर्म के माध्यम से सौंदर्य का चित्रण तो किया है, किंतु साथ साथ इन्होंने अपने देश की राष्ट्रीयता, देश के राष्ट्रीय सौंदर्य की बात की है, देश को जगाने की बात की है, देश को फिर से जागृत करने की बात कही है। जिस प्रकार से प्रसाद जी की कविता अगर हम देखें तो उनमें हम देखते हैं कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये देश जो है वो किस प्रकार का है, उस अपने देश की, अपने मिट्टी की जो वर्णन है वो उन्होंने कहा है। या तो हिमाद्री तरंग श्रृंग से प्रबुद्ध सिद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। ये जो मातृभूमि पर जाने का, यानी कि मातृभूमि के प्रति जो हमारा योगदान है वो किस प्रकार का होना चाहिए, हिमाद्री के माध्यम से वो कहते हैं। हिमाद्री तरंग संग से प्रबुद्ध सिद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकार गई। हिमाद्री जो है वो स्वतंत्रता पुकार रही है, भारत माता जो है वो स्वतंत्रता को पुकार रही है। और उनके पुत्र जो है वो अमर है, अमर्त वीर पुत्र है, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। ये जो पंथ है, जो आजादी प्राप्त करने के आंदोलन जो हो रहे थे इस समय का जो ये पंथ है उसको कह रहे प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। वही माखनलाल चतुर्वेदी जी भी इस छायावादी कविता के एक कवि रहे हैं। उनकी कविताओं में भी इस भावना को हम देखते हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाले उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ चावे वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जब जाते हो वीर, उस पथ पर मुझे फेंक देंगे। फूल की अभिलाषा जो है वह व्यक्त होती है इस कविता में। तो इस कविताओं में, छायावादी कविताओं में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना भी अभिव्यक्त हुई है। एक इसकी विशेषता है प्रतीकात्मकता। जिस प्रकार से हमने देखे कि यहाँ पर प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति की बात कवियों ने कही है, तो प्रतीकात्मकता जो है वो छायावादी काव्य की एक विशेषता है। छायावादी कविता जो है उसकी भाषा जो है वो नवीन प्रतीक को लेकर आती है। यहाँ पर कवि जो है वो प्रकृति के प्रतीकों पर मानवीय भावनाओं का आरोप करता है। प्रकृति उनको अपने दुख में दुखी और अपने सुख में सुखी दिखाई देती है, इसलिए इसमें प्रकृति प्रतीकात्मकता का जो बात है वो इसमें दिखाई देता है। उदाहरण तुम कह सकते फूल सुख के अर्थ में, शूल दुख के अर्थ में। यानी कि जो कवि फूल का उदाहरण या प्रतीक लेते हैं वो सुख के अर्थ में है, शूल यानी कि कांटों का
जो प्रतीक है वो दुख के अर्थ में होता है, उषा प्रफुल्लता के अर्थ में है, जागृति के अर्थ में है, संध्या उदासी के अर्थ में है, झंझा झकोर गर्जन मानसिक बंध के अर्थ में है, नीरद माला नाना भावनाओं के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। तो ऐसी दार्शनिक अनुभूतियों की अभिव्यंजना एवं प्रेम की सूक्ष्म अति सूक्ष्म दशाओं के अंकन में भी इस प्रतीकात्मकता को देखा जा सकता है। जब कवि की भावनाएं जो है वो अति सूक्ष्म हो जाती है, भीतर की जो भावनाएं है वो सूक्ष्म हो जाती है, तब उसका वर्णन जो है वो प्रतीकात्मक हो जाता है। और उस प्रतीकात्मकता को अभिव्यक्त करने के लिए, इस प्रकार की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने इस प्रतीकों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली। इन कई कविताओं में चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली है। जिस प्रकार से शुक्ल जी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा था कि छायावाद का एक दूसरा अर्थ उसकी भाषा और शैली के रूप में भी लिया है, इसकी चित्रात्मक भाषा है। अभी तक जो स्थूल भाषा हमें दिख रही थी वो अब सूक्ष्म भाषा बन गई है। कविता की भाषा जो है छायावादी युग में जो है वो चित्रात्मक हो गई है। और हम देखते हैं कि छायावादी कवि जो है वो किसी भी वर्णन को जब करते हैं तब उसका एक चित्र हमारे सामने जिस प्रकार से प्रस्तुत हो, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। कविता के लिए जो चित्रात्मक भाषा की अपेक्षा की जाती है और इसी गुण के कारण इसमें बिंब ग्राहिता आती है। छायावादी कवि इस कला में परम विद्वान है। छायावादी काव्य में प्रसाद जी ने प्रकृति के तत्वों को मिलाया है, निराला जी ने मुक्त छंद को अभिव्यक्त किया है, पंत ने शब्दों को सुडौल और सरस बनाया है। तो एक प्रकार से वही महादेवी वर्मा जी ने शब्दों में जिस प्रकार से सजीवता डाली है, प्राण डाले हो, इस प्रकार की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। तो ये चित्रात्मकता जो है वो लाक्षणिक पदावली जो है वो इस छायावादी कविता की एक विशेषता या विशेष प्रवृत्ति रही है। इसके माध्यम से अपनी कविताओं में उन्होंने अभिव्यक्त किया है। थैंक यू वेरी मच। छायावादी कविता की विशेषताएं हमने देखी। बहुत बहुत धन्यवाद।